Hello dear students, in previous section we are discussed about crop production and management. Now we are discussed about microorganisms, friend and foe. Okay, what's the meaning of microorganisms, friend and foe? क्या होता है microorganism? That means कि सूक्ष्म जीव, microbes, जो क्या होते हैं हमारे फ्रेंड भी होते हैं एंड एनिमी भी होते हैं. ओके, दुश्मन भी होते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि अगर आप जैसे कि रेनी सीजन में या फिर आपका कोई वेट ब्रेड होगा, ठीक है ना, उसमें आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, ग्रीनी पैचेस दिखाई देते हैं. वो क्या होते हैं? फंगस. ओके, क्या आप उन्हें अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो? नो. हम लोग उसे देखने के लिए क्या नीड होगी हमें, कि हम उसे मैग्नीफाई ग्लास से देखें. ओके, जो हमारे सॉइल होती हैं, वाटर होते हैं, उनमें क्या बहुत से छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें किस कैटेगरी में डाला गया है? माइक्रोब्स की कैटेगरी में डाला गया है. ये माइक्रोब्स स्मॉल साइजेस के होते हैं एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते, ठीक है, विदाउट किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के हम इन्हें नहीं देख सकते हैं. ओके, इसके एग्जांपल जैसे आपको बताया है कि जो ब्रेड पर जो फंगस ग्रो हो रही है वो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. इन फंगस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के अलावा सिवाय नहीं देख सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से इन्हें क्या कहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स. माइक्रो दैट मीन्स की स्मॉल, सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ठीक है. माइक्रो क्या होता है? स्मॉल साइज के. ओके, ऑर्गेनिज्म दैट इज जीव, ठीक है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइव कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. दैट इज बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस. बट बिसाइड दीज वायरस जो होते हैं वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं. ओके, जो वायरसेस होते हैं वो सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. अब जो कौन से सेल होंगे जिसके अंदर वो रहते हैं, ठीक है. होस्ट किसे कहते हैं? जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है. जैसे कि ये होस्ट क्या हो सकता है? बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है. अब होस्ट क्या होगी? सपोज दैट कि कोई ये आपका कोई बैक्टीरिया है, ठीक है. अब इसके अंदर क्या है? दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव कर रहा है, ठीक है, वायरस है ना. तो जो बैक्टीरिया है क्या हो जाएगा? उसका होस्ट. ओके, तो होस्ट क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं. तो वायरस की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? कि वो होस्ट के सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होता है. ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया देखो बेटा, बैक्टीरिया की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि वो कॉलोनी में रहते हैं. ओके, कॉलोनी आपको पता है क्या है? ग्रुप में रहते हैं, ठीक है. तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये कॉलोनीज में रहते हैं. ओके, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप बैक्टीरिया भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है. स्पिरल बैक्टीरिया, स्फीयर शेप बैक्टीरिया, कोमा शेप बैक्टीरिया एंड रोड शेप बैक्टीरिया. जैसे कि आपका रोड शेप बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या आ जाएगा? वैसिलाई, ठीक है. जैसे लैक्टोबैसिलस है, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? रोड शेप बैक्टीरिया की कैटेगरी में आ जाएगा. ओके, एंड जैसे कि आपका कोमा शेप है, कोमा शेप इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? विब्रियोज. विब्रियोज बैक्टीरिया होता है जो कोमा शेप का होता है. ओके, एंड आपका स्फेरिकल शेप का एग्जांपल क्या आ जाएगा? कोकाई, ठीक है. कोकाई क्या हो जाएगा? मैं लिख देती हूँ. कोकाई क्या होता है? स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया होता है. ओके, कोमा शेप का जैसे कि मैंने आपको अभी बताया विब्रियोज. ओके, और रोड शेप का जैसे मैंने आपको बताया लैक्टोबैसिलस, ठीक है. आप इसको सिंपली कह सकते हो बैसिलाई. ओके, एंड फिर आपका एक बच गया स्पिरल शेप बैक्टीरिया. स्पिरल शेप बैक्टीरिया जैसे कि स्पिरिला. ओके, सो ये था आपके बैक्टीरिया के बारे में. नेक्स्ट है आपका एल्गी. ओके, जो एल्गी होते हैं ये कहाँ किस प्लेस में पाए जाते हैं? जहाँ पर जो एरिया मॉइस्ट होता है, ठीक है, नमी वाले एरिया में ज़्यादातर एल्गी पाए जाते हैं. एल्गी के एग्जांपल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा,
वॉलवॉक्स, अल्वा, ये क्या होते हैं, एल्गी के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ क्या होते हैं, इनका इस करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ये मोबाइल होते हैं। दैट मीन्स कि अपने फूड को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, ये मोबाइल होते हैं, ठीक है। ये गतिशील होते हैं, मतलब ये, ठीक है। बैक्टीरिया का क्या था, ये कॉलोनीज में रहते हैं, ओके। और जो एल्गी है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मोस्टली मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोटोजोआ मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पर अपने फूड को कैप्चर करने के लिए मूव करते रहते हैं, ओके। अब प्रोटोजोआ के एग्जांपल क्या है, अमीवा, पैरामीशियम, ट्राइकोमोनास, लिस्मानिया, प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमा, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका फंजाई। फंजाई क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फंगस है ना, ये भी क्या है, वेट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जैसे कि ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम, एस्परजिलस, ओके। मशरूम, यीस्ट, ये सारे क्या होते हैं, फंगस होते हैं। अब इनमें क्या होता है, जो फंगस होता है कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, बाय द सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये अपने डेड ऑर्गेनिज्म, डेड वेस्ट मटेरियल के ऊपर अपना फीड लेते हैं ये, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ये, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका वायरस। लास्ट वन है आपका वायरस। वायरस जैसे कि आपने आजकल सुना होगा कोरोना वायरस, वो क्या है, एक वायरस है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि वायरस क्या होते हैं, होस्ट के सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वो तेजी से अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं वो, ठीक है ना। रिप्रोड्यूस दैट मीन्स कि अपने जैसे लिविंग बींग्स को पैदा करना। सो वायरस होस्ट के सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज, ओके। बैक्टीरियोफेज का मतलब बेटा आप यहाँ पे मत समझना कि यहाँ पर बैक्टीरिया आया है तो ये बैक्टीरिया होगा, नो। बैक्टीरियोफेज जो होता है वो क्या होता है, वायरस होता है, ठीक है। क्यों रखा गया इसका नाम बैक्टीरियोफेज, बिकॉज ये बैक्टीरिया को खाता है, ठीक है। ये वायरस बैक्टीरिया को खाता है, इसीलिए इसको बैक्टीरियोफेज कहा गया है, ओके। नेक्स्ट आपके पास वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। ये सारी जो ऑर्गेनिज्म हमने बताए हैं कि बैक्टीरिया है, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस, ये कहाँ रहते हैं, ऑलमोस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पूरे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ओके। हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं ये, ठीक है। जैसे कि ये हमारे आइस में भी पाए जाते हैं, कोल्ड या हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं, डिजर्ट में भी पाए जाते हैं, मार्सी लैंड में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इवन ये हमारे एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ग्रो करते हैं, जबकि दूसरा क्या है, फ्री रहता है, ठीक है ना। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ क्या होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, ठीक है। और कुछ एल्गी है एंड प्रोटोजोआ है, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि एल्गी है, कुछ एल्गी एंड फंजाई ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलर होते हैं, ठीक है, इनमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। बट जो कुछ बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, इनमें एक ही सेल पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि आपका लेसन नेम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड, है ना, फ्रेंड वर्ड था रखा, तो फ्रेंड दैट मीन्स कि जो हमारे बेनिफिशियल होते हैं, जो हमारे डेली यूज़ में काम आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से हमारे यूज़ में आती हैं। और कुछ हमारे क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो एज अ फ्रेंड दैट मीन्स जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है, दैट्स नोन एज फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि हमारा जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, उसका यूज़ कहाँ जा किया जाता है, कर्ड को बनाने में, दैट मीन्स कि दही के एंड चीज़ को बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। ये मिल्क को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। एंड मिल्क को मल्टीप्लाई करने के बाद मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में, दही में चेंज कर देता है, ठीक है ना। एंड समटाइम्स जो बैक्टीरिया होते हैं वो चीज़ को बनाने, समटाइम्स या
मोस्टली इन बैक्टीरिया को चीज़ बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, चीज़ बनाने में, पिकल्स एंड जो आपके फूड आइटम्स हैं इनको बनाने में यूज़ किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया यीस्ट ऐसे होते हैं जो राइस, इडलीज और डोसा बैटर को फर्मेंटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, देन आपके पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.3। इसमें क्या करना है आपको, हाफ के जी आपको फ्लोर लेना है। इसमें आप आटा भी ले सकते हो या मैदा भी ले सकते हो। ठीक है, आपने वार्म वाटर लेना है। ठीक है, एंड उसमें कुछ शुगर ऐड करके उसको गूंथना है। ठीक है ना, एंड गूंथने के जब आप उसको गूंथने से पहले आप उसमें क्या करोगे, यीस्ट पाउडर को डालोगे। ठीक है, यीस्ट पाउडर आता है मार्केट में, तो आप इसको लेकर के यीस्ट पाउडर को ऐड करके, ठीक है, उसको गूंदोगे। जैसे कि रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथते हैं ना, वैसे ही। ठीक है, तो आपको गूंदने के बाद, नीट करने के बाद उसके सॉफ्ट डो बनाने, सॉफ्ट छोटी सी सॉफ्ट सी पेंदी बनानी है। ठीक है, इसमें आप क्या ऑब्जर्व करोगे 2 घंटे बाद, क्या आपको जो आपका डफ है, जो आपकी जो पेंदी है, वो फुली हुई दिखती है, वो बट साइज में बड़ी दिखती है या नहीं दिखती है ना। तो आप ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यीस्ट होता है, जो यीस्ट होता है वो जल्दी से रिप्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसने प्रोड्यूस करी, इस गैस से बबल क्या हो जाते हैं, वॉल्यूम में फूल जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब गैस रिलीज होगी भाई तो उससे क्या होगा, हाँ, गैस की बबल्स हैं। ठीक है ना, अब गैस के बबल्स ही निकलेंगे, ऐसे तो होगा नहीं कि मतलब एकदम ऐसे निकले। ठीक है ना, तो गैस के बबल जब रिलीज होते हैं तो वो डफ को फुला देते हैं और उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो यीस्ट है इनका यूज़ पैकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड्स को, पेस्ट्रीज एंड केक को बनाने में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आपको याद रखना है यीस्ट का यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज जो यीस्ट होता है रैपिडली रिप्रोड्यूस होता है एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बबल्स में, जब बबल्स के फॉर्म में रिलीज होती है, जिससे कि वो डफ का क्या करती है, डफ को फिल कर देती है एंड उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देती है। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कॉमर्शियल यूज में क्या आएगा आपका, कॉमर्शियल में आपका क्या आ जाएगा, एल्कोहल के प्रोडक्शन में, जिसकी अगर हमें लार्ज स्केल में, बड़ी अमाउंट में आपको एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, दैट मीन्स कि विनेगर को अगर आपको प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो इसमें क्या करेंगे आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे। आप कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे, यीस्ट का। ओके, यीस्ट का यूज़ किया जाता है एल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में। ठीक है, इस पर्पज के लिए क्या करते हैं, यीस्ट को क्या करते हैं, नेचुरल शुगर्स जो ग्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं उनमें ग्रो करवाया जाता है। जैसे कि ग्रेन्स क्या हो गए, बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस एंड एक्सेट्रा। कैसे करोगे आप, आपने क्या करना है, यीस्ट पाउडर लेना है। यीस्ट पाउडर को फिर जो आपके ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ग्रेन्स आपके सपोज दैट बार्ले, जो गेहूँ, चावल, ठीक है, एंड जो क्रस्ट फ्रूट जूस होंगे, आप कुछ भी ले सकते हो इनमें से। ठीक है, इनमें से आपको पता है कि इनमें नेचुरल शुगर प्रेजेंट होता है ना, तो आपको इस यीस्ट पाउडर को इस नेचुरल शुगर में ग्रो करवाना है। ओके, उसके बाद आपको अल्कोहल या फिर वाइन बनाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, आपको एक्टिविटी 2.4 में क्या करना है, 500 ml का बीकर लेना है। ठीक है, फिर उसमें कितना 3/4 वाटर आपको ऐड करना है। उसमें फिर आपको 2 से 3 टीस्पून शुगर डालना है, डिज़ोल्व करना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको हाफ स्पून यीस्ट पाउडर को डालना है उस सॉल्यूशन में। फिर उसको आपको क्या करना है, उसको कवर कर देना है। कहाँ रखना है फिर आपको उसको, एक वार्म जगह पर। ठीक है, कितने आवर्स के लिए, 4 to 5 आवर्स के लिए। ठीक है, 4 से 5 घंटों के लिए आपको इसको एक गर्म जगह पर कवर करके रख देना है। फिर उसके बाद आपको उसमें स्मेल चेक करनी है। तो जो स्मेल आएगी आपको, कैसे स्मेल आएगी, मतलब अल्कोहल की तरह स्वीट सी स्मेल आएगी। ओके, जो स्मेल होती है अल्कोहल की होती है, जैसे कि शुगर की होती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो यीस्ट होता है वो क्या करता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जिसमें कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है उसे कहते हैं फर्मेंटेशन।
ओके, क्या कहते हैं उसे, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन को डिस्कवर किसने किया था, लुईस पाश्चर ने किया था। कब किया था, इन 1857 में। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही चल रहा है अभी। ओके, तो फ्रेंडली मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, हमें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि नहीं करते। हमारे मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए रहते हैं, कि आप कभी नोटिस करना कि वो एंटीबायोटिक हो सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकता है, टेट्रासाइक्लिन हो सकता है, इरिथ्रोमाइसिन हो सकता है, पेनिसिलिन हो सकता है। ठीक है, बहुत से अलग अलग टाइप्स के एंटीबायोटिक्स हॉस्पिटल में या मेडिकल स्टोर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अवेलेबल होते हैं, जिसको कि हमारे डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं जब हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में क्या करता है, एंटीबायोटिक्स का फंक्शन रहता है जो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बीमारी होती है, उनकी ग्रोथ को किल कर देता है या फिर उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो जो टैबलेट, तो ये किस किस फॉर्म में आती हैं, टैबलेट के फॉर्म में भी आती हैं, कैप्सूल के फॉर्म में भी आ सकती है, एंड इंजेक्शन के फॉर्म में भी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर पेनिसिलिन का। ओके, तो जो पेनिसिलिन है उसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में 1929 में एक डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया पर अपना टेस्ट करे थे। ठीक है, जिसमें कि उन्होंने क्या पाया, जो उनकी कल्चर प्लेट थी जिसमें कि वो टेस्टिंग कर रहे थे। ठीक है, उस कल्चर प्लेट पर उनको छोटे से ग्रीन मोल्ड के स्पोर्स दिखाए गए। ठीक है ना, अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मोल्ड्स थे, जो लिटिल ग्रीन मोल्ड्स के जो स्पोर्स थे, छोटे छोटे स्पोर्स थे, वो क्या कर रहे थे, जो बैक्टीरिया है उनको रोक रहे थे। ठीक है, और कभी कभार समटाइम वो क्या करते थे, उन बैक्टीरिया को किल कर दे रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन, मोल्ड पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया। ठीक है, इसके थ्रू उन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का डिस्कवर्ड किया। ठीक है, तो किसने डिस्कवर्ड किया पेनिसिलिन को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया, 1929 में। ओके, तो बिसाइड दिस जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसके बने हुए रहते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई के। ठीक है, एंड जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको ग्रो करवा के, ठीक है, उनको प्रिपेयर किया जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती है, जिससे कि जो डिजीज़ की जो वैरायटी है उसको हम प्रिवेंट कर पाए, उसकी क्योर कर पाए। ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स को कभी कभार क्या करते हैं, लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, ताकि जो एनिमल्स में जो इन्फेक्शन है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले जो इन्फेक्शन है, डिजीज़ है, उसको चेक कर पाए। ठीक है ना, एंड इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ कभी कभार कब करते हैं, प्लांट में भी किया जाता है, कि भाई प्लांट की डिजीज़ में किया जाता है। ठीक है, एंड हमें ये भी याद रखना है, जब हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमने कब लेना होता है, जब आपके क्वालिफाइड डॉक्टर्स के आपको एडवाइस हो। ठीक है, जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो। ओके, आपको एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं लेनी कि जब आपको उसकी नीड ना हो। ठीक है ना, एंड उसकी रॉन्ग डोज भी आपको नहीं लेनी है। इससे क्या होगा कि जब आपको फ्यूचर में कभी एंटीबायोटिक्स की नीड हो, ठीक है, तो ये ड्रग क्या हो जाएंगी, ये जो आपकी मेडिसिन है ये आपको इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। ठीक है, कम इफेक्ट दिखाएंगे। ड्रग किसे कहते हैं बेटा, मेडिसिन को। ओके, एंड कभी कभी एंटीबायोटिक्स है, अगर अननेसेसरी हम उसको यूज़ करें, ठीक, तो क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल कर देते हैं। ठीक है, एंड कभी कभार एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, कोल्ड एंड फ्लू के अगेंस्ट कम इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, जो कि वायरस की वजह से होते हैं। ओके, जो वायरस की वजह से होने वाले कोल्ड एंड फ्लू के अगेंस्ट ये कम इफेक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास वैक्सीन, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जिसके अंदर वैक्सीन भी आपका आता है। क्या होता है बेटा, जब हम लोग जब बच्चे रहते हैं ना, ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाया जाता है। तो वैक्सीनेशन क्यों करवाया जाता है, ताकि जो फ्यूचर में कोई डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आपकी बॉडी पे इंटर कर पाए, तो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर पाए एंड उनके अगेंस्ट फाइट कर पाए। ओके, तो एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीबॉडीज़ वो होती है जब कोई डिजीज़ काउज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर देते हैं, तो उनके खिलाफ ये अपना एक्शन दिखाते हैं। दैट मीन्स कि उनकी ग्रोथ को, ठीक है, उनकी ग्रोथ को ये
प्रिवेंट करते हैं, समटाइम वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, ठीक है ना। और एंटीबॉडीज कहाँ से रिलीज होती है, ये हमारी बॉडी ही रिलीज करती है, ठीक है। क्यों रिलीज करती है, ताकि इन्वेडर के खिलाफ फाइट कर पाए। इन्वेडर मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर चुका है या कर रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी के जो अंदर ये एंटीबॉडीज होते हैं उनको पहले से याद रहता है, हमारी बॉडी को पहले से पता रहता है कि कोई अगर माइक्रोब हमारे बॉडी में दोबारा इंटर करे तो उससे कैसे फाइट करना है, ठीक है ना। अगर कोई डेड और वीक माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर, हेल्थी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर जाए, इंटर कर पाए, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन बैक्टीरिया का, जो इन्वेंटिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, जो बाहर से हमारे बॉडी के अंदर आने वाले बैक्टीरिया है, उनको किल कर दे, उनके अगेंस्ट फाइट करती है, ठीक है। कैसे करेगी, एक एंटीबॉडीज़ को, एक जो सुटेबल एंटीबॉडीज़ है उसको प्रोड्यूस करके, ओके। जो एंटीबॉडीज़ होती है हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। किससे, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि वैक्सीन कैसे वर्क करती है, ठीक है ना। जैसे कि वैक्सीन कोलेरा के लिए वैक्सीन बनी है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए बनी है, स्मॉल पॉक्स के लिए बनी है, हेपेटाइटिस की बनी है, ठीक है ना। इनका वैक्सीनेशन करवाया जाता है ताकि जो डिजीज़ हो इनके खिलाफ हमारी बॉडी पहले से ही एंटीबॉडीज़ को प्रिपरेशन करके रखे एंड उनके खिलाफ एक्शन दिखाए, उनसे फाइट कर पाए, उनको किल कर पाए, ठीक है। जो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ है, ठीक है ना, इसके लिए वैक्सीनेशन किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है ना। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। कब किया था, 1908 में, ओके, 1798 में। सो ये क्या नेसेसरी हो जाता है कि सभी बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और वैक्सीनेशन का आप लोग पता है बहुत से इनका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, टीवी के थ्रू किया जाता है, न्यूज़पेपर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। कभी कभार इनके वेलफेयर प्रोग्राम भी कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, कैंपेन लगाई जाती है, ठीक है, ताकि जो चाइल्ड है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रह सके। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, पोलियो के लिए क्या करते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाते हैं ना, है ना। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी आशाएं रहती हैं, जो हमारे स्कूल के जो सब वर्कर रहते हैं, उनकी क्या करते हैं, ड्यूटी लगाई जाती है। वो लोग क्या करते हैं, गाँव-गाँव जाते हैं एंड बच्चे को पोलियो की 2 ड्रॉप्स पिलाते हैं, ठीक है। अब इन पोलियो ड्रॉप्स का क्या बेनिफिट है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वैक्सीनेशन ताकि आगे जाके उस चाइल्ड को कोई डिजीज़ ना पकड़े, अगर कोई डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर भी करता है तो उसके खिलाफ वो फाइट कर सके, ठीक है, एंड उसको, उन बैक्टीरिया को, उन वायरस को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके, ओके। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इसको इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत एविडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है। बट एज इट हम उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जो हमारे सॉइल में, हमारे अर्थ में, हमारी अलग अलग प्लेसेस में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको वो यूज़फुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एनिमल से, प्लांट से, उन्हें यूज़ करते हैं, ठीक है। निकेटिया नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, ओके। नेक्स्ट है आपके पास क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में क्या होगा, जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत से वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल मतलब हो सकता है कि प्लांट का वेस्ट हो, वेजिटेबल का हो, फ्रूट का हो, ठीक है, आपके गार्डन का हो, ठीक है, एनिमल का हो, ठीक है ना। तो इनमें ये क्या करते हैं, जो आपके वेस्टेज होते हैं वो हमारे अर्थ पर है, ठीक है, हमारे सॉइल के ऊपर ही रहेंगे, ऑब्वियस बात है, वो तो हवा में तैरेंगे तो है नहीं ना। तो क्या करते हैं, जो सॉइल में है ना, जो हमारे सॉइल में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो माइक्रोब्स उनको क्या करते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि जो हम लोगों ने क्या करना होता है, इन वेस्ट मटेरियल के लिए मैन्योर में कैसे आपको बनाना होता है। नहीं, प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा था मैन्योर के बारे में, कैसे हम लोग मैन्योर का, ऑर्गेनिक मैन्योर का
प्रिपरेशन करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उनको कलेक्ट करना है एंड उसको एक पिट में, एक गड्ढे में उसको डंप कर देना है। ठीक है, डंप करने के बाद उसको कुछ टाइम बाद देखना है कि मैनर में कन्वर्ट रहता है ना। तो इसमें भी क्लीनिंग द इन्वायरमेंट में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है इस प्रोसेस के थ्रू हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखती है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जब हम लोग, मैंने कहा कि जब ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है ना, खाद जब इनकी बन गई, तो क्या करते हैं इसको प्लांट क्या करते हैं, दोबारा से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं, जिससे कि बाद में प्लांट उनको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। प्लांट यूज़ किया, दैट मीन्स कि प्लांट को कौन यूज़ करता है, हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। सो बाय दिस प्रोसेस जो माइक्रोब्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट की सफाई में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल इसमें सब्सटेंस रहती हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में साफ़ करने के लिए, मतलब जो बहुत से गंदे से आपके जो मटेरियल्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, डिग्रेड करने में भी हेल्प करते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट है आपका, इतना तो हो गया बेटा आपका कि जो आपके बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे कौन किस किस के काम में आए, ठीक है, किस किस के काम आए, उन्होंने क्या किया, जो होम रेमेडी के लिए, होम रेमेडीज़ ही बोलो, दैट मीन्स कि एट अ होम किचन के लिए आपने जैसे कर्ड बनाया है ना, ब्रेड बनाया, पेस्ट्री बनाया, इंडस्ट्रियल यूजेस में आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज़ हुआ। सेकंड था कॉमर्शियल यूज़, थर्ड था मेडिसिनल यूज़, है ना, फोर्थ था वैक्सीन्स, फिफ्थ था आपका सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है। लास्ट वन था आपका क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। फिर आपका एनिमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमी दैट मीन्स कि जो हमें हार्म करे, है ना, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड ना करवाए। ओके। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में इंटर करके क्या करते हैं, हमें डिजीज़ काउज करवाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, पैथोजन। ठीक है। जो डिजीज़ काउज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उन्हें कहते हैं पैथोजन। ठीक है ना। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो हमारे फूड है, हमारे क्लोथ है, ठीक है, जो हमारे लेदर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, बेकार कर देते हैं। ठीक है। सो आपका फर्स्ट है डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। जो डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन होते हैं, जो हमारी बॉडी में डिजीज़ काउज करते हैं, हमारी बॉडी में कैसे इंटर करते हैं, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं बाय द एयर, जब हम वाटर ड्रिंक करते हैं या कुछ भी हम लोग जो ड्रिंकेबल चीज़ रहती है उनको ड्रिंक करते हैं, दैट मीन्स कि वाटर के साथ इंटर करते हैं, दैट मीन्स, और कभी कभार वो हमारे फूड के साथ, जो हम फूड खाते हैं उनके साथ इंटर करते हैं। ठीक है ना। एंड समटाइम वो कैसे ट्रांसमिट किए जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन एनिमल, ठीक है, या फिर ये पैथोजन हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होगा, दैट मीन्स कि कोई पहले से ही जिस पर्सन को इन्फेक्शन हो गया, मतलब किसी पर्सन को डिजीज़ होगी, उसके कांटेक्ट में जाएंगे तो उनसे भी हो सकता है ना, या फिर एनिमल से भी हो सकता है जो इन पैथोजन को कैरी कर रहे हैं। ठीक है। सो जो माइक्रोबियल डिजीज़ जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में एयर, वाटर, फूड या फिजिकली कांटेक्ट से फैले, से स्प्रेड हो, उनको क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, जैसे कि कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ओके। इन डिजीज में क्या होता है, इन डिजीज़ में क्या होता है कि अगर हम सपोज दैट किसी को टीबी की शिकायत है, ठीक है, टीबी डिजीज़ है, अगर हम उनके कांटेक्ट में जाएंगे, ठीक है, उनके कांटेक्ट में जाएंगे तो पैथोजन तो उनमें प्रेजेंट है ना, ठीक है, तो क्या करते हैं, उनको खांसी होती है ना, अगर वो अपने माउथ को कवर नहीं करते हैं, खांसते हैं, तो वो जो उनके खांसते में जो ड्रॉप्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, हम में आ जाएंगी, जिससे क्या होगा, हमें भी टीबी की शिकायत हो सकती है। इसीलिए कहते हैं बेटा कि जब कभी ऐसी डिजीज़ हो तो उनसे दूर ही रहा करो। ओके। वो हम पर ट्रांसमिट हो सकती है। सो कम्युनिकेबल डिजीज़ किसे कहेंगे, जो वाटर से, एयर से, फूड से और फिजिकल कांटेक्ट से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन पर अगर फैले तो उनसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है। जब कभी एक पर्सन जिसको कि कॉमन कोल्ड स्नीजेस हो, ठीक है, सर्दी जुकाम हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उनको स्नीजिंग होगी, ठीक है, उनको छींक आएगी, तो उनमें जो छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है,
उनमें बहुत से हजारों वायरस प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, ये वायरस क्या कर सकते हैं, हेल्थी पर्सन की बॉडी के अंदर इंटर कर सकते हैं एंड उस पर्सन को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, उनको ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इनमें से भी कुछ इंसेक्ट्स एंड कुछ एनिमल्स होते हैं, ऐसे होते हैं जो एज अ कैरियर का वर्क करते हैं। कैरियर किसे कहेंगे, जो पैथोजन को कैरी करते हैं। ठीक है, जैसे कि हाउस फ्लाई है। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या करती है, गार्बेज पर बैठी, ठीक है, या फिर किसी एनिमल एक्सक्रीटा पर बैठी। ठीक है, अब इन पर बैठी तो भाई इन पे क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे जो डिजीज काउज कर रहे हैं। ठीक है, उनको क्या कर रहे थे हम, पैथोजन। वो पैथोजन हाउस फ्लाई के फीट पर, बॉडी पर स्टिक हो गई, है ना, चिपक गई। देन वो आई और हमारे फूड पर बैठ गई। ठीक है, जो हमने कवर नहीं किया था। ठीक है, उस पर बैठ गई एंड देन उसके बाद क्या किया उन्होंने, जो पैथोजन थे उन्होंने हमारे उस फूड पर ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो हमारा फूड है कंटामिनेटेड हो गया। ठीक है, कंटामिनेटेड दैट मीन्स कि प्रदूषित हो गया, जिससे हम लोग उसको बाद में हमने फूड खाया और हम लोग क्या हो गए, सिक हो गए, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम एडवाइस किया जाता है कि जो हमारा फूड है उसको कवर रखना चाहिए। ठीक है, और जो अनकवर्ड फूड रहता है उसको ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एनाफिलेजिया मॉस्किटो। जो एनाफिलेजिया मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, वो क्या करते हैं, मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है। ठीक है, जैसी हो जैसी एनाफिलेजिया मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करता है, ठीक है, उसमें मलेरिया काउजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। ठीक है, पैरासाइट प्रेजेंट थे। ठीक है, वो हमारे बॉडी में उन पैरासाइट को इंट्रोड्यूस करवा देता है, जिससे कि हमें क्या हो जाता है, डेंगू फीवर हो जाता है। ठीक है, डेंगू वायरस जो आता है और हमें डेंगू फीवर हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। ओके, सो कहते हैं बेटा कि आजकल के दिनों में, समर के दिनों में क्या करना चाहिए, जो मॉस्किटो को किल कर पाए, बहुत से केमिकल मार्केट में प्रेजेंट है, अवेलेबल है, तो आप उनको खरीदें और अपने घर पर ऐसी चीज़ों को यूज़ करें। ठीक है, जैसे कि ओडोमॉस है तो ओडोमॉस कर सकते हो आप अपने बॉडी पर यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो मॉस्किटोज होते हैं वो आपके आसपास नहीं रहते, आपको बाइट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड आपको ये भी पता होगा जो मॉस्किटोज रहते हैं सारे सारे कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ ब्रीड करते हैं, लोग वाटर में ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर वाटर कलेक्ट रहता है वहाँ पर उसे साफ़ कर देना चाहिए। जो आपकी बकेट है, सपोज अगर आपके बकेट में अभी आपको काम नहीं आ रहा है, लेकिन आपके बकेट में आपने पानी का वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उस बकेट को आपको उल्टा रख देना है। ठीक है, जिससे कि वो वेट ना रहे। ठीक है, वाटर वहाँ प्रेजेंट ना रहे। एंड सपोज दैट कि आपका कहीं पर जैसे कि नाली होती है तो आपने उसमें क्या करना है, केरोसिन डाल देना है। केरोसिन को डालने से क्या होगा, जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते, ब्रीड नहीं कर पाते हैं। ओके, सो आपको आपकी सराउंडिंग को क्लीन एंड ड्राई रखना है, जिससे कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग रुक जाती है। ठीक है, एंड इससे क्या होगा कि जो मलेरिया है, डेंगू है, ये हमें नहीं होंगे। ठीक है, हम इन बीमारियों से बच जाएंगे। सो यहाँ पर आपके कुछ कॉमन डिजीजेस दिए गई हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस को कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउज करता है, बैक्टीरिया। कैसे फैलता है ये, एयर से। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट पहले आप सभी पढ़ लेते हैं। ओके, फिर सेकंड आपका मीजल्स किससे फैलता है, वायरस से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। चिकन पॉक्स वायरस से फैलता है, एयर एंड किसी पर्सन के कॉन्टेक्ट में जाने से ट्रांसमिट होता है। पोलियो है, वायरस इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और किससे फैलता है, एयर एंड वाटर से। अब इन सब चीज़ को हम प्रिवेंशन क्या करेंगे, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेट करना है, अलग रखना है। ठीक है ना, एंड उस पेशेंट को अदर हेल्थी पर्सन से दूर रखना है। ठीक है, फिर इनको क्या करना है, सुटेबल एज में वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना। जैसे मैंने आपको बोला था वैक्सीनेशन क्या काम करती है। ठीक है, वैक्सीन क्या काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोलेरा, बैक्टीरिया से होता है, वाटर एंड फूड के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। टाइफाइड है, बैक्टीरिया से होता है, वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। इनमें क्या करना है, उस पर्सन की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है और उनको अच्छे से सैनिटरी हैबिट देनी है, अच्छी जो मतलब सफाई वाली जो आदतें होती हैं उनको प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, कंज्यूम उसको प्रॉपरली पकी हुई कुक फूड को कंज्यूम करवाना है। ठीक है, एंड वाटर ड्रिंक करने के लिए कौन सा देना है, बॉयल वाटर देना है। ठीक है, एंड उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट वन है हेपेटाइटिस ए, वायरस से ये वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये होता है, वाटर से ट्रांसमिट होता है। इसमें क्या करना है आपको,
वैक्सीनेशन तो देना ही है, उसके साथ साथ आपको बॉयल वाटर ड्रिंक करने को देना होता है, ठीक है। लास्ट में आपका मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। किससे फैलता है? मॉस्किटो से फैलता है। मॉस्किटो, इसमें आपको क्या करना है? मॉस्किटो नेट को आपने यूज़ करना है, रिपेलेंट्स को यूज़ करना है जिससे कि मॉस्किटो दूर भागते हैं, ठीक है ना। इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना है, ठीक है। और जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है उनको कंट्रोल करवाना है। कैसे? कि जो आपका वाटर उनको कलेक्ट नहीं रखने देना, ठीक है। आपके चारों जो वाटर है उसको कलेक्ट नहीं करने देना, उनको सफाई करनी होती है, ओके। नेक्स्ट है आपका डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। कुछ हमारे एनिमल्स में क्या होगा बेटा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस एंड प्लांट्स में डिजीज ही काउज नहीं करते, बल्कि एनिमल्स में भी डिजीज काउज करते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, ठीक है। ये डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल की डिजीज होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कैटल है, ठीक है। कैटल के फुट एंड माउथ में डिजीज होती है, ठीक है। जो किससे होता है? वायरस से, ठीक। किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो डिजीज है किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। किस में होता है? कैटल में, ओके। जो रॉबर्ट कोच थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया? बैसिलस एंथ्रेसिस को डिस्कवर किया। इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया जो एंथ्रेक्स डिजीज को काउज कर रहा था, ओके। सो एंथ्रेक्स डिजीज को काउज करने वाले बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट कोच ने। कब किया? 1876 में, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका इन प्लांट डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। हमने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में हो गए, ह्यूमन बींग्स में हो गए, अब किस में टर्न आया? प्लांट्स में। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांट्स को डिजीज काउज करते हैं, ठीक है। उनमें बीमारियां लाते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स, ठीक है। कुछ भी ऐसे जो हमारी क्रॉप होती है उनको ये डिजीज काउज करवाते हैं, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ डिजीज हो गई, इनमें कुछ अगर बीमारी हो गई तो इससे क्या होगा? जो हमारी क्रॉप की प्रोडक्शन है, जो उसकी यील्ड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। एंड हम इनको कैसे किल कर सकते हैं, कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हैं? जब उनको हम लोग केमिकल्स, ठीक है, इनमें स्प्रे पेस्टिसाइड को यूज़ करें। जैसे कि आपके प्लांट डिजीज यहाँ पर दे रखी है। फर्स्ट वन है आपका सिट्रस कैंकर। किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। कैसे फैलता है? एयर से। फिर नेक्स्ट आपका रस्ट ऑफ वीट किससे होता है? फंजाई से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर एंड सीड्स। थर्ड वन है आपका येलो विन मोजिक ऑफ भिंडी। ओकरा की जो येलो विन जो डिजीज है, मोजिक जो डिजीज है, किससे होता है? वायरस से। और किससे होता है? ये इंसेक्ट की वजह से, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास फूड पॉइजनिंग। बेटा हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फूड स्टफ को खाते हैं, ठीक है ना। बट हम सडनली कभी कभी क्या होता है, हमें वॉमिटिंग स्टार्ट होने लग जाती है और हमको क्या कहता है? हॉस्पिटल को ले जाया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई नहीं, फूड पॉइजनिंग हुई है ना। अब क्यों होती है फूड पॉइजनिंग? बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। हम लोग उस स्पॉइल फूड को ईट कर देते हैं, ठीक है ना। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो उस हमारे फूड पर क्या करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जिससे कि जो हमारा फूड है वो कंटामिनेट हो जाता है और जो हमें मतलब हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें उतना उस टाइम पे पता नहीं रहता कि भाई इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे थे, उन्होंने टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया है और हम लोग उसको क्या कर देते हैं? ईट कर देते हैं, जिससे कि हमें क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग। और फूड पॉइजनिंग से क्या हो सकता है? सीरियस इलनेस, ठीक है ना, गंभीर बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि हमें डेथ भी हो सकती है हमारी। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फूड है उनको हम प्रिजर्व करें ताकि वो स्पॉइल ना हो। अब फूड प्रिजर्व कैसे करें हम, कैसे उनको सेफ रखें? तो कैसे कर सकते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि हमारे फूड को इसमें स्पॉइल कर देते हैं, उनकी स्मेल को भी स्पॉइल कर देते हैं, है ना, उनके कलर को भी स्पॉइल कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हो? तो फर्स्ट मेथड है केमिकल मेथड, ओके। केमिकल मेथड में क्या करते हैं? जो हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें हम लोग क्या कर देते हैं? साल्ट और एडिबल ऑयल को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। जो क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, साल्ट एंड एडिबल, ठीक है ना। जो साल्ट और एडिबल जो ऑयल होता है क्या करता है? पिकल्स को हो गया, ठीक है ना, जो हमारे फूड आइटम्स हो गए उनको प्रिजर्व करता है ताकि जो उसमें माइक्रोब्स का अटैक है वो रुक जाए, ठीक है। अब जैसे कि केमिकल से केमिकल क्या ऐड करते हैं हम? सोडियम बेंजोइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। ये क्या होते हैं? कॉमन प्रिजर्वेटिव होते हैं जिनको हम अपने फूड में, जैसे कि जैम हो गया, स्क्वेसेस हो गया, पिकल्स हो गया, उनको ख़राब होने से बचाने के लिए उनमें
ऐड करते हैं, ठीक है ना। साल्ट और एडिबल ऑयल का यूज़ हम कहाँ करते हैं कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, उनको चेक करने के लिए हम लोग साल्ट एंड एडिबल ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं इन्हें, ओके। सो केमिकल मेथड में हमने क्या करते हैं, साल्ट और एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब केमिकल्स कौन कौन से हो गए, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। जो हमारा कॉमन साल्ट है, ठीक है ना, वो किस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, मीट एंड फिश को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने के लिए साधारण नमक का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। मीट एंड फिश को कवर किया जाता है ड्राई साल्ट, ठीक है, सूखे हुए नमक से कवर किया जाता है ताकि हम चेक कर पाए कि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है या नहीं, ठीक है ना। साल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टैमारिन, टैमारिन दैट मीन्स कि इमली, ठीक है। इमली को प्रिजर्व करने के लिए भी साल्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, साल्ट को ऐड किया जाता है। थर्ड वन आपका प्रिजर्वेशन बाय शुगर। कुछ हमारी जैम्स होगी, जेलीज हो गए, स्क्विसेस हो गए, ठीक है ना, उनको कैसे प्रिजर्व करते हैं, बाय द एडिंग ऑफ शुगर। शुगर क्या करता है, मॉइस्चर के कांटेक्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है, उसमें नमी ना आए उसको रिड्यूस करता है। और ये भी इनहिबिट करता है कि जो बैक्टीरिया है, फूड को स्पॉइल करने वाले बैक्टीरिया है, उसकी ग्रोथ इनहिबिट कर पाए, ठीक है, रोक सके, ठीक है। तो शुगर क्या करता है, मॉइस्चर को रिड्यूस करता है एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन आपका प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ठीक है। ऑयल एंड विनेगर से कैसे प्रिजर्व करते हो आप, ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स करता है पिकल्स के स्पॉयलर्स को, ठीक है, पिकल हमारा ख़राब ना हो उनको, इसीलिए ऑयल एंड विनेगर को ऐड किया जाता है। बिकॉज जो बैक्टीरिया है वो ऐसे इन्वायरमेंट में लीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ऐसे इन्वायरमेंट नहीं रह पाते हैं, ठीक है। कुछ वेजिटेबल, फ्रूट और फिश और मीट को ऑयल एंड विनेगर को ऐड करने से प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर पर मिल्क को बॉईल करते हैं, ठीक है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो बॉइलिंग से क्या होता है, जो हमारे मिल्क में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हम उसको थोड़ा लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड को बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि फ्रीज, है ना। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, जो कम टेम्परेचर होता है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है, इसलिए हम अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पाश्चराइजेशन। हमने कभी देखा होगा ना, आप लोगों ने मार्केट से दूध के पैकेट्स लिए हैं ना, मिल्क के पैकेट्स, तो कैसे मिल्क के पैकेट रहते हैं, वो पाश्चराइज रहते हैं, ठीक है, आप उसमें कभी पढ़ना। उनके पाश्चुरेशन प्रोसेस में क्या होती है, उनको 15 से 30 सेकंड के लिए उस मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, फिर उसके बाद सडनली इसको ठंडा किया जाता है और उसको स्टोर किया जाता है। इससे क्या होगा कि जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक दिया जाता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस का डिस्कवर किसने किया था, लुईस पाश्चर ने। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन, ठीक है। जो पाश्चराइज जो मिल्क हम मार्केट में अवेलेबल होता है वो हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है, ठीक है, हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ओके। फिर लास्ट वन है आपका स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग में क्या होगा, जो हमारे एयरटाइट कंटेनर्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, हम लोग अपने फूड को उसमें स्टोर करते हैं ताकि जो आपके माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसमें इंटर ना कर पाए, उनमें रिप्रोड्यूस ना कर पाए, ओके। कुछ अब हम एयरटाइट कंटेनर में पैकेट्स में कैसे फूड को प्रिजर्व करेंगे, जो ड्राई होगा, ओके। फिर नेक्स्ट वन है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया था इन प्रीवियस क्लास में कि जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये लेग्यूम्स के नोडुल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो लेग्यूमिनेसी प्लांट्स हो गए, जैसे कि बीज हो गया, पीज हो गए, ठीक है, तो ये उन पल्सेस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। इनमें क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन प्ले करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन दैट मीन्स कि एक एक को सेल्टर प्रोवाइड करवाता है, एक एक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग किसे कहते हैं, जो बिजली कड़कती है उसे कहते हैं लाइटनिंग। जो नाइट्रोजन है कभी कभार किससे, लाइटनिंग के प्रोसेस से भी फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब हम बताइए, जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट क्या है, कांस्टेंट रहती है ना।
कि अब कैसे रहेगी ये हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल में। ओके, अब बेटा हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है, नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ गैस, है ना, गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हमारे और सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक है, बिकॉज ये क्या होता है, प्रोटीन का पार्ट होता है, क्लोरोफिल का पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है एंड विटामिन का पार्ट होता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हम एज इट फॉर्म में हम नहीं ले सकते हैं, प्लांट हो गया, एनिमल से कोई भी उसे एज इट फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, N2 में। ठीक है, अब इस फॉर्म में हम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना इस फॉर्म में हम, तो हमें क्या करना होता है, उनको नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो जो नाइट्रोजन साइकिल होती है वो एक बायो केमिकल साइकिल होती है, जिसमें कि जो नाइट्रोजन होता है उनको मल्टीपल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन जो आपका गैसेस है उसको अलग अलग केमिकल फॉर्म में केमिकली भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि बायोलॉजिकल भी कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कहा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, वो एबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है, इनर्ट फॉर्म में पाया जाता है, जिसको कि बहुत से कम ऑर्गेनिज्म यूज़ कर पाते हैं उस फॉर्म में। इसलिए हमने क्या ज़रूरत होती है कि जो हम इस नाइट्रोजन को पहले ऑर्गेनिक या फिक्स्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है हमारी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, वो हमारे सॉइल में, हमारे वाटर सरफेस में पर क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, मेनली किससे होता है, प्रेसिपिटेशन से। प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश होती है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू ही नाइट्रोजन को हमारे सॉइल में, हमारे वाटर सरफेस पे डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा ये नाइट्रोजन होता है वो बहुत से चेंजेस में चला जाता है। ठीक है, पहले क्या होगा, जो नाइट्रोजन के जो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं एंड हाइड्रोजन एटम से मिल जाते हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन सेपरेट होते हैं, हाइड्रोजन से मिलते हैं एंड अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हेल्प करते हैं कौन कौन से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फ्री एनाबॉरिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन प्ले करते हैं, जैसे कि कौन से थे, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ एल्गी हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे भी हो सकता है, लाइटनिंग से भी हो सकता है। लाइटनिंग में क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो अमोनिया एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लाइटिंग दैट मीन्स कि जब बिजली कड़कती है तो जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होने के बाद, ठीक है, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। जो बैक्टीरिया होते हैं फिर से क्या कर देते हैं, नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया रहता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो अमोनिया हमारे जो ऊपर बना था ये बहुत से प्लांट यूज़ कर लेते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, और बहुत से बैक्टीरिया इस अमोनिया को क्या कर देते हैं, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड जो इस फॉर्म में जो नाइट्रोजन होता है वो कुछ प्लांट उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जबकि बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड ये टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, हाइड्रोजन से कंबाइंड होंगे, अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे। फिर नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जो अमोनिया जो यहाँ बना था उसका क्या करते हैं, वो किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स में। ठीक है, फिर थर्ड आपका एसिमिलेशन में क्या होता है, इनका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन जो सॉइल में जो नाइट्रोजन कंपाउंड देते हैं उसके नाइट्रेट एंड अमोनिया जो सॉइल में ये कंपाउंड प्रेजेंट है नाइट्रोजन के,
ये प्लांट्स के थ्रू अपटेक किए जाते हैं, ठीक है ना, ले जाते हैं। ठीक है, अब जब हम प्लांट्स ने लिया तो प्लांट्स को किसने खाया? एनिमल्स, ठीक है ना, एनिमल ईट प्लांट्स, तो एनिमल ने प्लांट्स को खाया। ठीक है, पहले प्लांट्स ने सॉइल में प्रेजेंट इन नाइट्रोजनस कंपाउंड को लिया, फिर इन प्लांट को किसने खाया? एनिमल ने खाया। ठीक है, अब जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो प्लांट्स ने और एनिमल ने लिया है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट वन स्टेप आता है, आपका फोर्थ स्टेप आता है आपका एमोनिफिकेशन। ठीक है, एमोनिफिकेशन में क्या होता है? जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है, ठीक है, या फिर जो डेथ एंड एक्सक्रीशन से रिलीज होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो कुछ प्लांट्स एंड एनिमल जब डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट को एमिट करते हैं। ठीक है, वो नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन कंपाउंड जो इनमें प्रेजेंट होगा वो हमारे सॉइल में दोबारा से इंटर कर देते हैं। ठीक है, एंड इंटर करने के बाद जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, जिसे कहेंगे डिकम्पोजर, ठीक है, जो उनको डिकम्पोज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं इन नाइट्रोजन वेस्ट को, जो नाइट्रोजन वेस्ट में जो नाइट्रोजन कंपाउंड था उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि इस डिकम्पोजिशन से क्या होगा? अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना, प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया को। ठीक है, जो अलग बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए अवेलेबल होती है। इस अमोनिफिकेशन में क्या होगा? फिर से अमोनिया का प्रोड्यूस होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन में। समझ में आ गया बेटा आपको? जो प्लांट एनिमल के जो वेस्टेज प्रोडक्ट होंगे, जो उसका एक्सक्रीटा होगा, ठीक है, या फिर कोई प्लांट एंड एनिमल अगर कोई मर जाते हैं, ठीक है, तो इनमें ऑर्गेनिक मैटर तो प्रेजेंट होगा ही, जैसा कि आपको पता है, तो ये दोबारा से सॉइल में इंटर करेगा। दोबारा से सॉइल में इंटर करने के बाद ये वेस्टेज डिकम्पोजर के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं एंड फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट किए जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ देखो एरो दिख रहा है ना, दोबारा से कहाँ चला गया? सॉइल में चला गया। फिर एट लास्ट में क्या होगा? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा बेटा? जो बैक्टीरिया है टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन, जो हमारा जो नाइट्रोजन है वो दोबारा से गैसियस फॉर्म में इन्वायरमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, जो नाइट्रेट होता है, ठीक है, जो नाइट्रेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस नाइट्रोजन में। ओके, जो डेंट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है वो प्राइमरली किस में होती है? वेट सॉइल में, मतलब नम वाले सॉइल में होता है। ठीक है, जहाँ पर वाटर क्या करता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस गैस को ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए डिफिकल्ट बना देता है, जिसके इस कंडीशन में क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, जो डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए नाइट्रेट को प्रोसेस करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो नाइट्रोजन गैस को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं। जो अब जो गैसेस फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रोडक्ट आपका रिलीज हुआ है वो कहाँ जाएगा? फिर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में। ठीक है, फिर ये साइकिल आपकी कंटिन्यूस चलती रहती है। ठीक है, एंड इस तरीके से जो आपका नाइट्रोजन है वो हमारे इन्वायरमेंट में कांस्टेंट बना हुआ रहता है। ओके, तो विद इन दिस टॉपिक आपका ये चैप्टर भी फिनिश हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन एंड डेंट्रिफिकेशन। ओके, आपके ये क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट हो चुके हैं बेटा, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना कि इनका मीनिंग है क्या। ओके, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about synthetic fiber and plastics. Thank you. Stay home, stay safe.